नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2011 के पेपर को सॉल्व करेंगे। 2011 के पेपर के अंतर्गत हम हिंदी विषय का आज रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। चलिए सोचकर बताइए जल्दी से। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें जो है अलगाव की स्थिति बन रही है, अलगाव का बोध हो रहा है। तो अलगाव के लिए कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? यशस्वी, युधिष्ठिर, सत्याग्रही, अश्वारोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। ठीक है। यशस्वी कहते हैं जिसने यश प्राप्त किया हो, अश्वारोही कहते हैं जो अश्व की सवारी करता हो, और सत्याग्रही कहते हैं जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, शैव किसे कहते हैं? शैव जो शक्ति की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, और जो विष्णु की उपासना करता है उसे कहते हैं वैष्णव। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल जो जल्दी चलता है, जो बहुत बोलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो चुप रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 36 से 38, इसमें उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अप, अप धन मान, तो क्या हो जाएगा? अपमान। इसी तरह क्वेश्चन है दुर्वस्था, इसमें पूछा है उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्वस्था से बन जाएगा उपसर्ग आपका ऑप्शन बी, दुर। बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं, दुस, अब, दो। तो इसका राइट आंसर दुर। पराजय में उपसर्ग कौन सा है? पराजय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चार विकल्प दिए गए हैं, परि, प्र, आ और परा। ठीक है, तो परा प्लस जय, तो जब जय को हटा देंगे तो क्या बचेगा? परा। अब पूछा है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। ठीक है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए, प्रत्यय पूछा है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? घुमक्कड़ में ऊड़ा, आख, अक्कड़ और ऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्कड़। डिबिया, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में लगे होते हैं। तो या, आई, आ और ई, इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, डिबिया मतलब इया। अगला क्वेश्चन है भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में भिक्षा प्लस उक, तो उक। अब आते हैं समास पे।
द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर, नवग्रह और पीताम्बर। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? इसमें गिनती का बोध हो, ठीक है ना। मतलब इस समास का क्या होता है कि पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। तो नव प्लस ग्रह, ठीक है दोस्तों। नव, अरे क्या हो गया, नव, ठीक है, और ग्रह। तो ये क्या है? नव मीन्स 9, तो ये गिनती है, संख्या का बोध करा रहा है। तो राइट आंसर सी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी जानते हैं कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये दिया है गुरमुखी, ये पंजाबी भाषा की लिपि है। और ये दोनों बहुत ही प्राचीन लिपियां हैं हमारी। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6, 5, 4, 7। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो 6 भेद होते हैं इसके। अब प्रश्न संख्या 45 से 47, इनमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा शब्द सही है, कौन से नहीं है। तो जो सही शब्द है उसको हमें चुनाव करना है। पहला है ऑप्शन है आनुषंगिक। फिर आनुषंगिक, तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। तो आनुषंगिक जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आनुषंगिक हम ऐसा लिखते हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 46 में अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और अंताक्षर, इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो राइट जो शब्द सही है हमारा वो क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी, ये वाला ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। प्रश्न संख्या 47 में सही वर्तनी कौन सी है? सुषमा, ये तो वैसे लिखा हुआ है, तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुषमा, ऐसा लिखते हैं हम। अब आते हैं पर्यायवाची में। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है? नीरज, अंबु और अंबुज। तो इस बादल का पर्यायवाची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरद। नीरद। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? तो उससे क्या क्या कहते हैं हम? इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, ठीक है। और दूर तक सोच रखने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी। बहुत तेज बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और जो किसी काम को चित्त लगाकर करता है उसे कहते हैं दत्त चित्त, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। अब प्रश्न संख्या 50, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है?
तो हा शब्द क्या है? अव्यय। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष या कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो राइट आंसर सी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, इलायची, पानी और प्यास। इलायची खाली, नदी बह रही है, प्यास लगी है, लेकिन पानी ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है, तो क्या होता है पवन का संधि विच्छेद? प धन अन। राइट आंसर ऑप्शन सी। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन रथ, मन धन ओरथ, मन धन रथ और मनोधन रथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मनः धन रथ। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, गुण स्वर संधि का और दीर्घ स्वर संधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ अ, इ, उ, रे में से कोई एक वर्ण आ जाए और द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है और इसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिग्भ्रम उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्भ्रम जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसको अगर हम विच्छेदित करते हैं तो क्या होता है? दिक् धन भ्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56, आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह, सॉरी ये डैश सा लगा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, यह नई साड़ी या वाक्य में नया नई शब्द क्या है? तो नई शब्द क्या है? जो उसकी विशेषता बतला रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चयनित कीजिए। तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। तत्सम मीन्स जो शब्द संस्कृत से हूबहू ले लिए गए उन्हें कहते हैं तत्सम, और जिनको थोड़ा परिवर्तन करके सरल बना दिया जाता है तो उसे कहते हैं तद्भव। तो शहीद, दूध, खिड़की, आम्र, तो इसमें जो है तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, बैंक, अग्नि, मुंह, अमीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? मुख। ठीक है, तो उसको परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसका ध्यान रखना है दोस्तों, है या नहीं है। तो दिनकर, अंशुमाली, रवि और यामिनी। तो आप जानते हैं दिनकर, अंशुमाली, रवि ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यामिनी जो है वो रात का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो यूपी टेट 2011 में पूछे गए थे। आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।